ज्योमेट्री है, ज्यामिति जिसको हम कह रहे हैं, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, है कि नहीं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये किसका पार्ट है, एक एडवांस मैथ्स का पार्ट है। तो एडवांस मैथ हम सीखेंगे तो उसमें ज्यामिति के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा। अब बेसिक चीज़ क्या है कि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। तो ये करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक रेगुलरिटी रखनी है। जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये बेसिक सीख के फिर उसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो भी करने, जो कि हम इसके बाद लेके आएंगे। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, और जिसमें मैंने लिया है त्रिभुज। तो त्रिभुज के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी आप लोगों को डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए सबसे पहले त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज क्या है, तीन भुजाओं की एक जो है चित्र है। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब इन तीन भुजाओं की क्लोज्ड फिगर है, मतलब बंद होके फिगर है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के आपके त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, इक्विलेटरल इक्वल आ रहा है, मतलब वहां पर सम मतलब एक जैसा, समबाहु मतलब सारी भुजाएं एक जैसी होंगी। तो सारी भुजाएं जिस भी त्रिभुज की बराबर होती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब जैसे हमने ए बी और सी तीन हमने जो है यहाँ साइड ली, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी, ये तीनों आपस में जब बराबर होती हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसमें कई सारी चीजें होती हैं, बट एक एक चीजों को समझो, जहां जिस चीज की जरूरत होगी वो समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आप समझते जाएं। तो इसके सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जब हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और तीन कोण का योग जो होता है, मतलब ऐसे हम इनको शो करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों मिलाकर 180 डिग्री बनाते हैं। अब जब इसके तीनों कोण बराबर होंगे तो 180 को हम तीन बराबर हिस्सों में बांट देंगे। इसका मतलब इसके सारे कोण जो हैं 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो सब ऐसी कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और उसके तीनों कोणों का मान कितना हो, 60 डिग्री, तो उसको कहते हैं आप समबाहु त्रिभुज। अब इसमें माध्यिका होगी, ठीक है, और भी सारी चीजें होंगी, लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप आगे आप सीखते जाएंगे, अब यहाँ एक साथ नहीं करेंगे। फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, ये ए बी सी। अब मान लिया ए बी और ए सी आपस में बराबर है, जितनी बड़ी ए बी है उतनी ही बड़ी बी ए सी है। ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरी का मान उनसे अलग हो, उसको कहते हैं समद्विबाहु, मतलब आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती, लेकिन ये भुजा इसके सामने का जो कोण है ये, और ये भुजा इसके सामने का जो कोण है ये, इसका मतलब इस भुजा और इस भुजा ये जो दोनों आपस में बराबर है, इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब बी बराबर सी होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। तो अगर आपको पता चल जाए कि दो कोण आपस में बराबर है तो भी वो समद्विबाहु हो जाएगा, और दो भुजाएं आपस में बराबर पता चल जाए तो भी वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इससे ये दोनों बराबर हैं तो एंगल बराबर यूज कर सकते हैं, और एंगल बराबर दिए हैं तो हम साइड को बराबर यूज कर सकते हैं। समझ में आया। अच्छा, जो ये ऊपर की तरफ कोण होता है इसको कहते हैं शीर्ष कोण। ये हमारा शीर्ष कोण होता है, इसमें B और C बराबर होंगे, दो नीचे के कोण बराबर होंगे, ऊपर का शीर्ष अलग होगा, जबकि ये दो भुजाएं आपस में बराबर है। फिर उसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी भुजाएं एक दूसरे में आपस में समान नहीं होती हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज लिया है ए बी सी, तो ए बी भुजा ए सी भुजा से अलग होगी और बी सी से भी अलग होगी। ये साइन ये दिखाती है ना, ये लाइन जो लगी हुई है, अगर एक लाइन यहाँ खींची इधर भी एक है, उसका मतलब वो बराबर दिया हुआ है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ एक लाइन खींची, यहाँ दो, यहाँ तीन, इसका मतलब ये तीनों भुजाओं के जो मान है वो अलग अलग है, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाया जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल था,
तो उसमें क्या था, तीनों कोण बराबर थे। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर थी। फिर उसके बाद आया था समद्विभाव, मतलब क्या था, आइसोस्केलस। उसमें दो भुजाएं आपस में बराबर थी तो उसके दो कोण बराबर थे। तो जितनी भुजाएं आपस में बराबर होती उतने कोण आपस में बराबर होते। यहाँ कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई भी जो एंगल है वो आपस में बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों? फिर अब हम करते हैं कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार। तो पहला है न्यून कोण, फिर अधिक कोण, फिर समकोण। तीन प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ये देखो आप, एक मैंने यहां त्रिभुज बनाया और इसमें सारे जो एंगल हैं वो आपको 90 डिग्री से कम के दिखाई देंगे। कितने से कम के? 90 से। जिस भी त्रिभुज में सारे कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें कोई भी जो एंगल है वो 90 से बड़ा नहीं होगा। सपोज जैसे हमने देखा 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है? 180 डिग्री। हो गया तीनों कोण बराबर, 60 60 60। ये कौन सा त्रिभुज है? इक्विलेटरल त्रिभुज है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों कोण इक्वल होते हैं, तो कभी 60 से बड़ा हो सकता है? नहीं ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी भी आपका ना अधिक कोण हो सकता ना समकोण, वो हमेशा न्यून कोण होता है, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आता है। सारे एंगल ये 60 60 के हैं। तो कोई भी एंगल हो सकता है, मान लिया 70 हो, ये आपका 50 हो, ऐसे भी हो सकता है, बट सारे एंगल 90 से छोटे होंगे। अगर एक है हमारा 90 डिग्री का कोण, ये मान लिया हमने 90 डिग्री का कोण, अगर कोई भी एक त्रिभुज के अंदर कोई भी एक भी कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का साइन ये होता है, 90 डिग्री का जब कोण आपके पास बनता है तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब 90 डिग्री का एक एंगल भी बन गया और ये आपका त्रिभुज भी बन गया तीन भुजाओं का, तो इसलिए इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। एक आपने बनाया ऐसे। अब आप ये देखें, ये एंगल आपको दिखने से ही लग रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है तो है त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कोई भी 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा उसको हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया? वो पिछले वाले जो टाइप बताए थे हमने, स्केलन और आपका आइसोसेलेस और इक्विलेटर, वो किसके आधार पे था? वो था साइड्स के आधार पे। और ये जो है ये किसके आधार पे है? एंगल्स के आधार पे। तो साइड के आधार पे हमने तीन टाइप के देखे और कोण के आधार पे भी हमने तीन टाइप के त्रिभुज देखे। ठीक है, अब बात आती है समरूप त्रिभुज, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स की। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज मतलब दिखने में एक जैसे, सिमिलर ट्रायंगल्स दिखने में एक जैसे, बड़े छोटे हो सकते हैं, दिखने में एक जैसे। तो जैसे ये दो त्रिभुज है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन ये दिख रहे एक जैसे हैं। जैसा इसका झुकाव है वैसे ही उसका झुकाव है, जैसे ये है ऐसे ही है। जैसे हम गाड़ी की डमी लेते हैं, गाड़ी की क्या लेते हैं? डमी लेते हैं। अगर कोई भी गाड़ी ले ली और उसको देख के हम डमी को क्या कहते हैं? ये कौन सी गाड़ी है? तो डमी से समझ में आ जाता है ना, ये स्विफ्ट है, ये स्कॉर्पियो है, ये ब्रेजा है, ऐसे समझ में आ जाता है। तो वो क्या है जो डमी कार हमने हाथ में ली प्लास्टिक की छोटी सी, वो है आपकी समरूप। क्या है? समरूप, मतलब वो सिमिलर फिगर है, सिमिलर कार है, जैसी कार, जैसे मतलब स्विफ्ट है, स्विफ्ट की डमी ले ली तो स्विफ्ट कार की सिमिलर फिगर है वो। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जब भी आपको समरूप मतलब सिमिलर ट्रायंगल की बात करनी हो तो सिमिलर ट्रायंगल में देखो, एक बात बताओ, जैसे हमने दो कार ली हैं, उन दो कार में उनके झुकाव एक जैसे होते हैं, उनके झुकाव एक जैसे। जैसे बस में आगे का शीशा देखो बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन जब कार लेते हैं ऐसे झुका हुआ होता है। तो जब वो झुका हुआ होगा तभी तो कार जैसा लगेगा, अगर ऐसे सीधा कर देंगे तो ट्रक जैसा लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही आप ये देखें, जैसे हमने ये लिया, आप लोग ये देखो, ये हमने कार ली है, अब इसमें ये ऐसे झुका हुआ है ना। तो जब इसकी ओरिजिनल कार होगी तो वो भी ऐसे ही यहां से झुकी हुई होगी, ऐसे स्लोप बना होगा। तो इससे क्या पता चलता है? जो भी कोण है, एंगल है, वो जितना इसमें एंगल बना है उतना ही बड़ी कार में भी बनेगा। तो ये इसकी खूबी होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके सब कोण आपस में बराबर होंगे। अब सब कोण का मतलब क्या है? सारे कोण इक्वल होंगे, फिर तो वो इक्विलेटरल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। सब कोण का मतलब है कि जो समानुपाती होंगे, मतलब वो सॉरी जो उसकी मतलब हम कह सकते हैं
कोरोस्पोंडिंग में होंगे। कोरोस्पोंडिंग मतलब अगर इधर बी लिया, ये वाला कोना लिया, तो इधर भी यही कोना लेना है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये ऊपर वाला शीर्ष एंगल लिया तो इसका भी शीर्ष एंगल लेना है, इसका इधर वाला एंगल लिया तो इसका भी इधर वाला एंगल लिया, तो इनको कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ये जो सबसे प्राइमरी, सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट होती है किसकी? समरूप त्रिभुज की, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स की सबसे बेसिक जरूरत ये है कि उनके जो सिमिलर, जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, कोरोस्पोंडिंग, वो हमेशा इक्वल होंगे। तो बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी डैश के। सी किसके इक्वल होगा? सी डैश के। ए किसके इक्वल होगा? ए डैश के। पहली प्राथमिक चीज ये होनी चाहिए। दूसरी जो होती है, दूसरी क्या है? अगर इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? अनुपात, मतलब रेशियो निकालेंगे इन दोनों का, तो इस वाली फिगर में भी इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे वो हमेशा बराबर होना चाहिए। मतलब क्रोस्पोंडिंग साइड्स हमेशा जो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। जैसे सपोज करो ये 4 है और ये 2 है, तो इसकी आधी है। तो अगर ये 4 है और ये 8 है तो इसकी क्या हुई? डबल। तो इधर भी इसकी डबल रहेगी, 2 दूनी 4। तो इनका रेशियो क्या है? 4/2, 2 दूनी 4, 2 और 1 का रेशियो है, तो यहां भी सेम रेशियो बनना चाहिए, 2:1 का रेशियो। समझ में आ गई कहानी? तो इनकी जो भुजाएं हैं, कौन सी भुजाएं? कोरोस्पोंडिंग भुजाएं। कौन सी भुजाएं? कोरोस्पोंड। तो कोरोस्पोंडिंग भुजाओं का जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा। समझ में आ गया? जब भुजाओं की बात करेंगे तो रेशियो बराबर होना चाहिए। जब भुजाओं की बात करेंगे तो रेशियो बराबर होना चाहिए, और जब कोण की बात करेंगे तो कोण बराबर होना चाहिए, उनका अनुपात नहीं, कोण पूरा पूरा होना चाहिए बराबर। तो इनको कहते हैं समरूप त्रिभुज। क्लियर हो गया? अब इसकी जगह अगर मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज की बात करूं, तो सर्वांगसम त्रिभुज होता है कि एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है, बस उठाया, एक त्रिभुज लिया और दूसरा बिल्कुल एज इट इज लेके उस पर प्लेस्ड कर दिया, मतलब बिल्कुल एक जैसा, हर तरीके से बिल्कुल एक जैसा त्रिभुज। जैसे अगर हम बात कर लें यहां से, ये देखो आपने, मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, अब इसको कर लिया कॉपी हमने। अब ये देखो, ये त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज जो है, ये देखो, माफ कीजिए, ये देखो, ये त्रिभुज लिया, एक और लिया, अब ये देखो, ये त्रिभुज वाला है, ये इसके ऊपर लाओगे तो आप बिल्कुल इसके ऊपर प्लेस्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यही इसमें से निकाल के वापस इसी पे रख दो तो यही हो गया, मतलब इसी में से निकाल के एक और त्रिभुज अलग कर दिया। समझ गए? ये होते हैं आपके जो है सर्वांगसम, मतलब जिनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बिल्कुल एक जैसे। तो बिल्कुल एक जैसे होने के लिए, जब ये इसी में से निकला है तो सिंपल सी बात है, ये कोण तो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होने की कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उसकी कंडीशंस हैं, उनको समझते हैं, उसमें क्या क्या जरूरी होता है। पहली चीज तो आप ये समझो कि जो इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, जैसे ए और डी है, ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा। फिर कोरोस्पोंडिंग साइड्स, जैसे ये वाली नीचे वाली साइड है तो ये नीचे वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। अब सर्वांगसम में, कॉन्ग्रुएंट में, और जो पीछे पड़ा सिमिलर ट्रायंगल, दोनों में क्या अंतर आ गया? दोनों में ये अंतर आ गया कि इसमें जो है सारी भुजाएं आपस में बराबर है, और पिछले वाले में कोरोस्पोंडिंग भुजाएं रेशियो में थी, प्रोपोर्शन में थी, मतलब समानुपाती थी। बस इतना फर्क इसमें और उसमें। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं? कौन कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको कहते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो जैसे यहां AB AC BC, यहां DE DF EC, तो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर।
क्योंकि यही इनकी कॉरस्पॉन्डिंग भुजाएं। तीनों भुजाएं बराबर होते ही जो है आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इनका साइन जो बनता है ऐसे बनता है, ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन। सिमिलर के लिए बस खाली इसको यूज करते हैं, तो इस तरीके से होगा। अब जब भी आपकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है एसएएस। एसएएस होता है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा से समझ में आ रहा है, पहले एक भुजा है, फिर बीच में कोण है, फिर एक भुजा है। तो ये भुजा मान लिया मैंने ले ली, तो इसकी ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी, फिर कोण ले लिया, कोण ये आ गया, फिर ये एक और भुजा ली, ये ले ली। तो इन दोनों भुजा के बीच का कोण ले लिया, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और इनके बीच में पड़ने वाला एंगल आपस में बराबर होगा, तब उसे कहेंगे एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। अब बच्चों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कंफ्यूजन कहाँ होता है उसको समझो। ये कंफ्यूजन दूर करना है, ये कभी नहीं रखना है कंफ्यूजन, इसकी वजह से बहुत गलतियां होती हैं। जैसे ही साइड एंगल साइड देखा तो आप सोचते हो दो भुजाएं बराबर हो जाएं और कोई भी एक कोण बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन बात को समझो, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो दो साइड और एक कोण आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि जो इन दोनों साइड के बीच में एंगल आना था वो बराबर नहीं है, तो वो ही बराबर होना चाहिए। इसीलिए साइड के बाद एंगल और फिर साइड होता है, तो दोनों साइड के बीच में आने वाला एंगल जो कोण होता है वो बराबर होना चाहिए। हाँ, साइड कोई सी भी दो हो सकती हैं, लेकिन जो दो साइड ले रहे हो उन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए। अब आप जैसे स्नेहा, आप जैसे ये पूछ रहे हो ना बेटा कि ये साइड ली और ये ली, है ना, तो इसमें अगर ये साइड ली तो इसकी भी ये लेनी है, ये ली तो इसमें ये लेनी है, और इसके बीच का कोण है तो इसके भी, हाँ इन दोनों के बीच का कोण है। तो साइड जैसे आप कह रहे हो कोई से भी ले सकते हैं, समझ में आ गया। फिर आता है एएसए, एंगल साइड एंगल। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले उसमें टाइप में समझाया, एंगल एंगल दो कोण बराबर होने चाहिए और उनके बीच में पड़ने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए। जैसे ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो इस एंगल और इस एंगल के बीच में कौन सी लाइन आ रही है, ये। तो अगर इन दोनों कोण की बात कर रहे हो तो इधर भी इन दोनों कोण की बात करोगे और ये साइड लोगे आप, तो इसको कहते हैं एएसए, कोण भुजा कोण से सर्वांग सम होने की प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। फिर होता है समकोण कर्ण भुजा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बराबर होती है। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज बराबर होती है, ठीक है। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं एक दूसरे समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अलग अलग समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। बात को समझो, पहले तो ये किस में लगेगी, जिसमें दोनों समकोण त्रिभुज हो, क्या हो, समकोण त्रिभुज। इसकी जो ये है हाइपोटेन्यूज इसके बराबर है, मतलब कर्ण बराबर है, इसको आधार कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं। अब इनमें से कोई भी एक भुजा आपस में बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर हो जाए, तो तब वो बनता है समकोण कर्ण भुजा वाली प्रॉपर्टी। आरएचएस कह देते हैं इसको शॉर्ट में। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। यहाँ आप देखो बी एंगल डी के बराबर है, बी एंगल डी के बराबर है, और ए बी जो है ई डी के बराबर है, बी सी जो है डी ई एफ के बराबर, डी एफ के। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है। तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, मतलब सर्वांग सम हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसी भी त्रिभुज पे माध्यिका क्या होती है, मतलब मीडियन क्या होती है। मीडियन देखो, मिडिल, मीडियन मतलब मिडिल, मतलब मिड पॉइंट पे आने वाली, मिड पॉइंट पे आने वाली एक लाइन, मिड पॉइंट पे आने वाली मतलब मध्य बिंदु पर कोई भी भुजा आती है तो उसको माध्यिका कहते हैं। वो आएगी कहां से, उस भुजा के सामने से आएगी। कहां से आएगी, सामने से। अब जैसे हमने लिया ये एक त्रिभुज ए बी सी, अगर मैं ए से एक लाइन खींचूं और इस तरीके से कि वो इस बी सी लाइन को दो बराबर भाग में बांट दे, ये लाइन इसके बराबर हो गई, तब ये लाइन मान लिया डी पे आई, तो ये ए डी कहलाएगी उसकी माध्यिका। एडी क्या कहलाएगी, माध्यिका, मतलब मीडियन कहलाएगी। तो
अब हम ऐसे तो यार हर एक पॉइंट से खींच सकते हैं। हर एक पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हम ए से खींच सकते हैं, हम बी से खींच सकते हैं और हम सी से खींच सकते हैं। तो एक ही त्रिभुज में कितनी माध्यिका हो सकती हैं, 3, क्योंकि 3 शीर्ष होते हैं तो 3 ही माध्यिका होगी। माध्यिका कहां जाती है, शीर्ष से सामने वाली साइड के मध्य बिंदु पर, इस शीर्ष से इधर, इस शीर्ष से इधर, इनको क्या कहते हैं हम, माध्यिका, मीडियन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई सारी चीजें? कुछ पूछना इसमें? अब आता है सेंट्रोइड। जैसे मैंने पिछले वाले में दिखाया आपको कि ये माध्यिका, एक माध्यिका ए से आई, एक बी से आई, एक सी से आई, तो ये कहीं इस बिंदु पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये बिंदु दिख रहा है जहां ये मिल रही है, इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। देखो नेक्स्ट वाले में, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां तीनों माध्यिका आपस में आके मिलती हैं। तीनों माध्यिका क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं, उसको कहते हैं। अब बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी जो है एडवांस मैथ्स में, ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है, वो क्या होती है, ध्यान दो। जो ये आपका सेंट्रोइड है, इस सेंट्रोइड के ऊपर की जो ये लेंथ है एओ और यहां ओडी, ये नीचे की लेंथ है, इन दोनों में हमेशा 2 और 1 का अनुपात होता है। अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई हमेशा 2x होगी। ऐसे ही हर किसी में होगा, हर किसी में होगा। यहाँ देखो, जैसे b की तरफ से चलेंगे तो ये 2 हिस्से होंगे और इधर 1 हिस्सा होगा। c की तरफ से चलोगे तो ये 2 हिस्से हैं, इधर ये 1 हिस्सा है। इधर से चलोगे तो ये 2 हिस्से हैं, इधर से आओगे तो 1 हिस्सा है। तो 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में ये रहते हैं जो ये केंद्रक है, मतलब जो आपका सेंट्रोइड है, ये इस माध्यिका को, मीडियन को 2:1 के रेशियो में तोड़ देता है। समझ में आ गया? और ये बहुत काम आएगा। अभी जो आपका इसमें केंद्र ढूंढेंगे आगे चल के, उनमें बड़ा काम आएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है 2:1 के रेशियो में। तो एओ, ये देखो एओ और ओडी, एओ ओडी बीओ अपॉन ओई एंड सीओ अपॉन ओएफ का जो अनुपात है वो 2:1 का रहेगा। समझ में आ गया? अब इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी समझो। अब जब हमने इसमें सेंट्रोइड बनाया, सेंट्रोइड बनने पे यहाँ 6 हिस्सों में ये त्रिभुज टूट गया। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 हिस्सों में टूट गया। इन 6 के 6 हिस्सों का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो हमेशा बराबर होगा। समझ में आ गया? अब अगर इनमें से किसी का भी हिस्सा आपसे पूछे, आपसे कहे कि भाई ये बताओ BOD ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम कहेंगे ABC पूरे इस त्रिभुज का 1/6 भाग हो जाएगा, 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो त्रिभुज है उस पूरे त्रिभुज का 1/6 हमारा इसका क्या होगा, क्षेत्रफल। तो 6 बराबर हिस्सों में टूट जाता है, उन सब का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। फिर आता है शीर्ष लंब, जिसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। शीर्ष लंब क्या होता है, ऊंचाई होती है। ऊंचाई मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये हमारा त्रिभुज है। देखो ध्यान से समझना इस बात को, 2 अलग अलग कंडीशन जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो समझ लो। तुम्हें कोई भी डाउट आएगा तो बताना दोनों, ठीक है। अब यहां से ये A है, ये B है, ये C है। A से अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये सामने 2 तरीके से जा सकती है, सामने वाली लाइन पे BC पे, या तो ये इसको बिल्कुल बीच में से काट सकती है, या इस पे जाके 90 डिग्री का कोण बना सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? तो इसको बिल्कुल सीधी अगर एक लाइन लाएं तो ये हो गया 90 डिग्री, और इसको थोड़ा सा इधर लाएं तो हो सकता है अब ये दोनों बराबर पार्ट में बट गया, तो D जो है वो BD और DC बराबर है, ठीक है, ये बराबर पार्ट में बांट दिया। लेकिन अगर मैं इसको E नाम दे दूं, E, इसने क्या काम किया, यहाँ इसका क्या काम है, इसने इसको क्या किया, 90 डिग्री पे एक लाइन आई, तो ये इसका लंब होता है, शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं, परपेंडिकुलर भी जिसको कहते हैं, हाइट भी जिसको कहते हैं। तो ये 90 डिग्री बनाता है और ये क्या होता है, मीडियन होता है। तो इसको तो कहेंगे एल्टीट्यूड और इसको कहेंगे मीडियन। अब बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कि एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों जब हम बात करेंगे आइसोसेलेस की या फिर किसकी, इक्विलेटरल की,
मतलब समद्विभाव की करेंगे या समबाहु त्रिभुज की, तब उस कंडीशन में एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही जगह पे आएंगे, दोनों एक ही जगह पे आएंगे। तो मतलब उन दोनों केस में कौन से त्रिभुज में, समद्विभाव त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल और आइसोस्केलस के केस में जो मध्य बिंदु होता है वो ही शीर्ष लंब भी होता है। समझ में आ गया? उस केस में ADB और AEB दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई शीर्ष लंब, तो अब हमारे पास 3 शीर्ष लंब आ सकते हैं। एक AD आ सकता है ना, एक B से E पे जा सकते हैं, एक C से F पे जा सकते हैं। अब ये तीनों कहीं तो मीट करेंगे ना, जैसे किस में कर रहे थे, माध्यिका में कर रहे थे, ऐसे मीडियन में भी करेंगे। तो जब ये मीडियन में ऐसे जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको ऑर्थोसेंटर कहते हैं। ये देखो, ये होता है लंब केंद्र, ऑर्थोसेंटर, जहां ये तीनों आके मिलते हैं। इस लाइन से इस पे डाला 90 डिग्री, इससे इस पे डाला 90 डिग्री, इससे इस पे डाला 90 डिग्री, तीनों जहां मिल गए उसको कह दिया लंब केंद्र, ऑर्थोसेंटर। जबकि मीडियन वाले को क्या कहा था, सेंट्रॉइड। समझ में आ गया डिफरेंस? तो अभी नहीं, मीडियन जो है वो मिड पॉइंट पे आता है, वो टेढ़ा भी हो सकता है, तो वो 90 डिग्री होगा जरूरी नहीं है। लेकिन जब बात करोगे किसकी, समबाहु त्रिभुज की या जो है मतलब द्विसंभाव त्रिभुज, तब उस केस में वो 90 डिग्री पे ही आएगा मीडियन। समझ में आ गया? इनमें नहीं आएगा। तो अब यहां सामने जो जाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा, ये हमारी बात होती है। अब जो हमारा एल्टीट्यूड है वो हमारा फिगर से बाहर भी हो सकता है। ये तो फिगर के अंदर आ गए, तो ये फिगर से बाहर भी हो सकता है। बाहर कैसे हो सकता है, जैसे ये हमारी एक फिगर है, देखो, तो इस पे 90 डिग्री डालना है, तो इस सीट से 90 डिग्री यहां डाला, ये डाला कि नहीं डाला, तो इससे बाहर हो गया, तो इसके लिए लंब का काम AD करेगा। तो इसलिए ये बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फिगर के अंदर ही हो। लंब सब द्विभाजक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक जो होता है वो ये होता है कि जो यहां से कोण को भी, यहां ये आएगा किस पे, 90 डिग्री पे। किस पे आया बच्चों, 90 डिग्री पे आएगा, और साथ के साथ इसको काट भी देगा। तो मतलब ये मीडियन का काम भी कर देगा और एल्टीट्यूड का काम भी कर देगा। उसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लंब समद्विभाजक। समझ में आ गया? अब ये CF खींचा तो ये 90 पे गया, लेकिन इसने इन दोनों साइड को भी, जो ये पूरी थी AB, इसको भी 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। क्लियर हो गया? लंब केंद्र आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक काम की बात समझ लो, वो क्या है भाई। अब इसमें एक बात समझो, यहां से एक कोण बना हमारा, जैसे ये है BOC बना, और एक कोण है O। ये यहां से जो कोण बना है और इसके सामने जो कोण है, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। और इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपने क्या देखना है, जहां भी ऑर्थोसेंटर बने, लंब केंद्र बने। भाई लंब केंद्र कैसे बनेगा, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, और इधर से एक परपेंडिकुलर डाला। अब जहां ये तीनों मीट करेंगे वो क्या होगा, इसका ऑर्थोसेंटर, मतलब लंब केंद्र। अब लंब केंद्र पे एक एंगल बना, जैसे नीचे की तरफ BOC, इसके जस्ट ऊपर कौन है, A। अगर इसको और इसको जोड़ूंगा तो हमेशा 180 मिलेगा। उसी प्रकार से क्या होगा, इधर से देखो, इधर से ऐसे करेंगे तो ये एंगल, और इसके सामने कौन है, B, तो इसकी और इसका योग 180 डिग्री होगा। तो ऐसे ही इधर और इसके सामने कौन है, C, तो ऐसे करके हम आमने सामने के कोण को 180 डिग्री बना सकते हैं। काम आएगा, बहुत जरूरी है, ये बहुत काम आता है। अंत केंद्र, अंत केंद्र क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। देखो जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज के अंदर हमने ना बनाया एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल इसको तीनों कोनों पे टच करता हुआ जाएगा। क्या करता हुआ जाएगा, टच करता हुआ जाएगा। और जो इसका केंद्र होगा उसी को कहते हैं अंत केंद्र। क्या कहते हैं, अंत केंद्र, इन सेंटर। तो त्रिभुज के तीनों कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंत केंद्र कहते हैं। तो अब इसको समझने के लिए क्या है, ये देखो यहां क्या कह रहा है, उसने कहा है तीनों कोणों के समद्विभाजक। भाई कोण के समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, ये हमारा कोण है, एंगल है, इसका बाइसेक्टर लेना है, मतलब इसके आधे से जाना है। अब ये सामने 90 डिग्री पे जाएगा या उसके माध्यिका का काम करेगा, ये हमें नहीं देखना।
हमें क्या देखना है, जिस कोण से चला है उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे। किस में बांट दे? दो बराबर हिस्सों में बांटता हुआ चला जाए। तो ऐसे ही बी को दो बराबर हिस्सों में बांटता हुआ चला जाए, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, और इस वाले को भी बांटता हुआ आ जाए, सी को भी दो बराबर हिस्सों में बांटता हुआ आ जाए। अब यहां कहीं मिलेंगे तो उसको कहेंगे आप इन सेंटर, अंत केंद्र। समझ में आया? अब यहां से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो ऐसे टच करता हुआ जाएगा, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको रेडियस कहेंगे इन सेंटर। मतलब ये इन सेंटर, ये पॉइंट है जो O है, और यहां से यहां तक की दूरी को रेडियस कहेंगे। तो इस रेडियस से आप इसके अंदर ऐसे मिलता हुआ त्रिभुज बनाएंगे, तो इसके टच करता हुआ आएगा, ना बाहर निकलेगा ना जगह बचेगी। समझ में आ गया? तो किस तरीके से? इस तरीके से ऐसे बनता हुआ आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं ये रेडियस बना दूं तो दैट इज आर, और ये जो बिंदु है यहां से हम ऐसे जा रहे हैं तो इसको समद्विभाजक करता हुआ आएगा, मतलब इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटता हुआ आएगा, तो इसको कहेंगे अंतःकेंद्र। बाह्य केंद्र, एक त्रिभुज लिया हमने और उस त्रिभुज के चारों तरफ एक ऐसे सर्कल बनाया कि वो उसके सारे कोनों को टच करता हुआ चला गया। ना तो ये ऐसे आया, अंदर की तरफ नहीं आया, ना ही इसको छोड़ता हुआ गया। छोड़ता हुआ मतलब इसके बाहर से नहीं गया, इसके सारे कोनों को टच करते हुए जाता है। तो अब ये बाहर की तरफ हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों? देखो यहां से हम इसका समद्विभाजक लेंगे, उसको लेते हुए बाहर निकल जाएंगे, इसका समद्विभाजक लेंगे, लेते हुए बाहर निकल गए, इसका समद्विभाजक लेंगे। अब यहां से ये जो पॉइंट है सरकम सेंटर, इसको कहते हैं सरकम सेंटर। अब यहां से इसके कोने तक देखो अंत केंद्र था, और उसकी जो रेडियस थी वो कौन से हिस्से से लेते थे? इससे, और ट्रायंगल तक लेते थे। इसमें क्या करना है, इससे और कोने तक आना, यहां तक। इसको रेडियस मानते हुए, त्रिज्या मानते हुए जब हम इसके चारों तरफ सर्कल खींचते हैं तो इसके तीनों कोनों को टच करता हुआ जाएगा। इस पॉइंट को कहेंगे सरकम सेंटर। मतलब इस पॉइंट से हम इसके चारों तरफ बाहर की तरफ सर्कल बना सकते हैं। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का बाह्य केंद्र कहते हैं। ओ बाह्य केंद्र है तथा OA, OB, OC बाह्य त्रिज्या है। समझ में आ गया बेटा? ये क्या है? बाह्य त्रिज्या, मतलब बाहर की रेडियस, और अंदर की रेडियस के लिए ये वाला। तो इससे क्या पता चलता है कि बाहर की रेडियस दो हिस्से होते हैं और अंदर की रेडियस एक हिस्सा होता है, क्योंकि ये 2:1 के रेशो में काटे जाते हैं। दूसरा, जब आप पढ़ेंगे सर्कल में कि अगर हमने यहां से एक कोण बनाया और केंद्र पर भी हम एक कोण बनाते हैं, तो ये कोण हमेशा इस कोण का डबल होता है। ये x है तो ये 2x होता है। तो उसी प्रकार से आप यहां देखो, ये भी तो सर्कल ही है, और यहां से एक त्रिभुज बन रहा है इसके इस कोने पे, और एक बन रहा है इसके केंद्र पे। तो ये वाला त्रिभुज जो कोण बना, ये वाला इस कोण के डबल होगा कि नहीं होगा? ये x है तो ये 2x होगा। तो ये याद रखना है कि जो ये BOC है केंद्र पे जो बन रहा है, ये हमेशा इस ऊपर वाले का, शीर्ष वाले का डबल होता है। तो ऐसे करके सारे डबल ही होंगे फिर। तो कौन कौन से सारे, किन सब की बात कर रहा हूं? ये वाला जो बना इसका डबल है, और ये वाला जो बना इधर वाला ये इसका डबल है। तो ऐसे करके आप इन सबको याद कर सकते हैं। काम की चीजें हैं, ये बहुत काम आएंगी जब एक क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे त्रिभुज के, जिनको हम यूज करेंगे SSC के सारे क्वेश्चंस करने के। तो नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसकी टाइप हम करेंगे। बाकी सारे जितने पार्ट्स बचे हैं वो भी हम देखेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो SSC में आते हैं वो भी करेंगे। ठीक है ना? आप सभी से भी निवेदन है कि जहां भी आपको डाउट आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगली सीरीज जरूर फॉलो करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसे बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू यू ऑल।